हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में दोस्तों आज हम बात करेंगे आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो दो यूनिट को एक साथ हम बात करेंगे। यूनिट थर्ड आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स और यूनिट फोर जो आपका है बिजनेस फाइनेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, एक एक करके समझते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए टोटल जो आपका 4 पॉइंट को अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो काफी ठीक है। जैसे कुछ बेसिक आपको समझना है, इकोनॉमिक्स की बेसिक परिभाषा क्या था। जैसे एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू, सेमुलसन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, इन लोगों ने इकोनॉमिक्स की अलग अलग परिभाषाएं दिए थे। और किसी ने आपका आर्ट से जोड़ा, किसी ने साइंस से जोड़ा, किसी ने ह्यूमन से जोड़ा, अलग अलग तरीके से इसका कोरिलेशन करके परिभाषित करते हैं। फिर दूसरा टॉपिक इसी में आपका आता है इकोनॉमिक्स में, आपका डिमांड क्या है, डिमांड किस तरीके का होता है, सप्लाई किस तरीके का होता है। अब उसके बाद आता है आपका इसी में इलास्टिसिटी का डिमांड क्या है। जैसे परफेक्ट इन इलास्टिक क्या, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड क्या है, इन इलास्टिक डिमांड क्या है, इलास्टिक डिमांड क्या है, जीरो इन इलास्टिक। तो आपने बेसिक 5 पॉइंट में पढ़ा होगा इलास्टिसिटी का डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आप पढ़ोगे प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन जो होता है उत्पादन कितने प्रकार का होता है। तो प्रोडक्शन अगर देखा जाए एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। इसके डायग्राम तरीके से हम पढ़ते हैं, जिसमें आपका टोटल प्रोडक्शन क्या है, एवरेज प्रोडक्शन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है या मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है। इस तरीके का आप सारी चीजें एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो इसमें शॉर्ट टर्म बनता है, शॉर्ट टर्म में जिसमें आपका होगा कॉस्ट कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, कब कॉन्सेंट होता है, प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, कब कॉन्सेंट होता है। उसके बाद अगला इसमें टॉपिक आप पढ़ते हो मार्केट। मार्केट मीन्स जो बाजार। अब बाजार को इसको 3 भागों में बांटा गया, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली क्या है और ओलिगोपोली क्या है। तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। और अंत में टॉपिक आपका रहता है यूटिलिटी, उपयोगिता। तो यूटिलिटी को देखा जाए दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है, एक होता कॉर्डिनल, एक होता ऑर्डिनल। कॉर्डिनल मीन्स होता है जिसको एक बार काउंट किया जा सकता है, ऑर्डिनल वो होता है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका इकोनॉमिक्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब दूसरा जब हम बात करेंगे, अगला जो बात पढ़ेंगे इसमें इकोनॉमिक्स के बाद आपका बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस में आपका क्या रहता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल बजटिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है। ये बेसिक आपका होता है बिजनेस फाइनेंस का बेसिक आधार। अगला इसी में फिर पढ़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। तो इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस में आप पढ़ते हैं जिसमें आपका एसडीआर क्या है, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी सिस्टम। तो मॉनेटरी सिस्टम जो बनाया गया आपका आईएमएफ के द्वारा, एक एसडीआर होता है जिसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट। इससे 5 कंट्री को जोड़ा गया है, जिसमें अलग अलग तरीके से बेसिक उनका एक रेशियो बनाया गया है, किस कंट्री का कितना करेंसी का रेशियो रखा गया है। जिसमें आपका कनाडा का क्या है, अमेरिका क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया का कितना है, यूरोप का कितना है, जर्मनी का चाइना का कितना और जापान का कितना है। 5 कंट्री को जोड़ा गया है। अगला इसी में फिर टॉपिक आपका आता है एक्सचेंज ऑफ स्टॉक मार्केट इंटरनेशनल। तो जो आपका इंटरनेशनल शेयर मार्केट की बात करता है, जिसमें आप पढ़ते हैं एडीआर क्या है, जीडीआर क्या है, आईडीआर क्या है। तो बेसिक मैंने जो सारी बातें पॉइंट बोला दोस्तों, अगर आप इतना पॉइंट अच्छे से पढ़े हैं और बेसिक एक एक टर्म को अच्छे से समझे, थोड़ा करंट से कोरिलेशन करके देखे होंगे, तो आपके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पर उसको डिवाइड करके बांटते हैं। एक आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और दूसरा आपका बिजनेस फाइनेंस। एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। ठीक है। तो ये आपका जो है इसको हम 2 भागों में इसमें बांट करेंगे। एक आपका इंटरनेशनल पढ़ेंगे, इसमें
इंटरनेशनल, और एक आपका जो होगा बेसिक बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, ये आपका दो टर्म। और यहां पर हमें क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट इसमें जो आपका आएगा यहां पर पहले किसी चीज का परिभाषा या डिफिनेशन जो भी है, कॉन्सेप्ट को समझो। दूसरा इसमें पढ़ोगे आपका डिमांड क्या है। नेक्स्ट पढ़ोगे आपका इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या है। अगला उसके बाद आप पढ़ते हो यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी क्या है, और प्रोडक्शन क्या है। नेक्स्ट उसके बाद आप पढ़ते हो मार्केट। ये आपका बेसिक इकोनॉमिक्स का हो गया। इसमें आप क्या पढ़ोगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, दूसरा से पढ़ते हो आप कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पढ़ते हो कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट आप पढ़ते हो वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एक एक टॉपिक है दोस्तों। इंटरनेशनल में जो आप पढ़ते हैं इसमें दो भाग में कर लेना। एक आपका होता है मॉनेटरी सिस्टम, दूसरा आपका होता है स्टॉक मार्केट, एंड शेयर, स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट, कई कई इसको बोलते हैं एक्सचेंज। ठीक है, ये आपका बेसिक है। पूरा मैंने एक एक टॉपिक को बता दिया। आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है और बिजनेस फाइनेंस में क्या पढ़ना, एक एक करके आप समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट इसकी जो होती है परिभाषा, यहाँ इसकी बोलते हैं डिफिनेशन, यहां पर पहले समझते हैं। आपने सुना होगा एडम स्मिथ ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, मार्शल ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, पीगू ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया। तो आपने जो शुरुआत पढ़ा यहाँ से भी क्वेश्चन कभी काल पूछता है कि राष्ट्रों की संपत्ति किसने बोला था, वेल्थ ऑफ द नेशन, तो एडम स्मिथ। फिर पूछता सीमित साध्यों का किसने दिया, लिमिट रिसोर्स के बारे में किसने बात किया, तो मार्शल। किसी ने पूछेंगे कि किसी वस्तु को प्रोडक्शन करना या रिसोर्स को और भी ज़्यादा बढ़ाना, तो पीगू। तो अलग अलग लोगों ने अपनी परिभाषाएं दी है। ज़्यादातर एडम स्मिथ के बारे में पूछता है या मार्शल के बारे में। दूसरा पढ़ते हैं डिमांड। डिमांड क्या है, जब किसी वस्तु की आपकी इच्छा होती है, उसकी वांट होती है, डिजायर होती है, उसके उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप समय देते हैं, पैसा लगाते हैं, संसाधन लगाते हैं। उसके बाद जब वस्तु आप प्राप्त करते हैं तो उसकी होती है पूर्ति, उसकी मांग हो जाती है, और मांग के लिए आपको करना होता है पूर्ति, मतलब सप्लाई जो होता है बेसिक पूछता है कि सप्लाई क्या होना चाहिए। जब तक सप्लाई नहीं होगा तो कैसे पूर्ति होगा, जब डिमांड होगा तो सप्लाई होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगला टॉपिक आप पढ़ते हैं इलास्टिक ऑफ डिमांड। इलास्टिक ऑफ डिमांड 5 पॉइंट पढ़ते हो, जिसमें होता है आपका फर्स्ट यूनी
इलास्टिक ऑफ डिमांड, दूसरा होता है इन इलास्टिक ऑफ डिमांड, फिर होता है परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, दूसरा होता है परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो 5 भागों में इसको बांटा गया है। जब प्राइस ऐसे इसमें डायग्राम बनाते हैं, मान लीजिए प्राइस किसी वस्तु का Q1 था, एक सॉरी दोस्तों यहाँ पर P से P1 है और ये Q1 है। जब प्राइस मान लीजिए यहाँ पर थी, किसी वस्तु की डिमांड इतनी होती थी, जैसे प्राइस थोड़ा कम हो गया तो डिमांड बढ़ गया, P1 से P2 हो गया तो प्राइस घटती है तो डिमांड और बढ़ती है, Q1 से Q2 हो गया। तो देखिए इसको बोलते हैं डिमांड लाइन। तो जैसे जैसे प्राइस घटेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा। तो इसमें जो चेंज होता है, अगर एक इकाई चेंज होता है तो यूनिलेटरी, अगर पता चला थोड़ा सा कम चेंज होता है, मान लीजिए अब चेंज का मतलब अगर प्राइस इतना है, अब इसकी थोड़ी सी प्राइस चेंज हुआ, ज़्यादा नहीं थोड़ा, इसकी डिमांड है थोड़ा सा बढ़ेगा। तो कभी कल एक इकाई चेंज होना, कभी एक इकाई बढ़ जाना, कभी शून्य होना, प्राइस बिल्कुल ना चेंज हो, वो फिक्स है। ऐसे ही डिमांड की तरीके से प्राइस फिक्स है, डिमांड तो बढ़ती रहेगी, कभी घटेगी नहीं। कभी कल आपका इन्फिनिटिव बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर बोल देगा भाई आपका इंजेक्शन 1 लाख का लगेगा, तो वहाँ डिमांड बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, ये कंडीशन बन जाता है। तो अलग अलग तरीके से इसको हम दर्शाते हैं, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ते होंगे इन इलास्टिक डिमांड वगैरह, ये पूरा प्रैक्टिस बेस पे इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा टॉपिक आप पढ़ते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स होता है किसी वस्तु में उपयोगिता क्या है, जो आपने कंज्यूम करते हो, चाहे वो ऑर्डिनल रूप में हो या कोऑर्डिनल, 2 तरीके से उसको बांटा गया है। अब इसमें आप जो मार्जिनल यूटिलिटी जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ता है, एक डायग्राम बनाते हो। यहाँ पर मान लीजिए किसी चीज़ का प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन या किसी चीज़ का उत्पादन बढ़ता है, तो यहाँ पर इसको एज बांटा गया, फर्स्ट एज, सेकेंड एज और एक थर्ड एज, मतलब एक प्रकार से 3 कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट कैटेगरी में क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ता है, यहाँ पर आपका मार्जिनल भी बढ़ेगा और आपका एवरेज भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका मार्जिनल बढ़ेगा ए, इसको MC, इसको AC बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जो डायग्राम बनाया जाता है, बेसिक चीज समझाया जाता है, ये आपका कोऑर्डिनल बेस पे बनता है। दूसरा होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे किसी का भूख, किसी का प्यास, हम किसी का प्यार या किसी मोहब्बत, उसको हम काउंट नहीं कर सकते कितना है। लेकिन जिस वस्तु के जो गुड्स होता है उसको हम काउंट कर सकते हैं, कितना वस्तु बिका है, या कितने जो गाड़ी है, बाइक है, कितना एवरेज, कितने 1 लीटर तेल से या 1 लीटर जैसे आपने ऑयल फिल करते हैं तो गाड़ी कितने का एवरेज चलती है, तो उसका मार्जिनल कॉस्ट चेक करेंगे, एवरेज चेक करेंगे, कितने की स्पीड चलती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल। इस प्रकार से यूटिलिटी एक चैप्टर होता है। अगला इसमें जो पढ़ते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। अब उत्पादन करने के लिए आपको क्या चाहिए, जमीन का टुकड़ा चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, साहस चाहिए, संगठन चाहिए, तो जिसको बोलते हैं लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से क्या होता है, आपको प्रोडक्शन के बेसिक 5 बेसिक रिसोर्स आधार चाहिए। अब जो प्रोडक्शन आप करते हो या तो लॉन्ग टर्म का होगा या तो शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म अगर आपका प्रोडक्शन होगा तो उसकी डायग्राम कैसे बनती है दोस्तों, उसकी डायग्राम यहाँ पर बताते हैं कैसे बनती है। तो लॉन्ग टर्म जब आप प्रोडक्शन करोगे तो उसकी डायग्राम एक ऐसे बनता है, ये लॉन्ग टर्म की बात करता है। क्या होता है, पहले आपकी प्रोडक्शन बहुत कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा फर्स्ट एज में, सेकेंड एज में थोड़ा सा एक लेवल होगा, थर्ड एज में आते आते प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होता है। बट आपकी कॉस्ट जो होती है, प्रोडक्शन कम होगा लेकिन जो आपकी लागत वो बढ़ती है। जैसे आप मान लीजिए 20 साल 30 साल कोई लॉन्ग टर्म कोई बिजनेस बढ़ा, कोई एक संस्था आप खोलते हो, तो शुरुआत में ऐसा तो है नहीं कि आपकी एक ही दिन आप संस्था खोला, हजारों स्टूडेंट आपके यहाँ एडमिशन ले ले, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, जैसा जैसा कंटेंट दोगे, जैसे बच्चों को पढ़ाओगे, तो धीरे धीरे आपको मार्केटिंग बनेगा, मार्केट से बच्चों का जुड़ाव होगा कि बोलेंगे बहुत अच्छा कोचिंग है, यहाँ पर आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। तो ये जो कंडीशन बता, पहले आपकी लागत क्या हो, प्रोडक्शन बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 साल आते आते आपका जो सेकेंड एज आता है यहाँ पर एक बराबर हो जाता है, लेकिन थर्ड स्टेज आते आते तब आपका प्रोडक्शन बढ़ने लगता है।
तो यहाँ पर क्या होता, लागत ज़्यादा बढ़ेगी, शुरुआत में विज्ञापन करना पड़ेगा, बहुत से सेक्टर होंगे, आप पर हर दिन सैलरी भी देना पड़ेगा, आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, सब कुछ मेंटेन रखना पड़ता है। इसलिए बोला जाता है बिजनेस का पहला रूल जो होता है, आपको पहले रिस्क लेना पड़ता है। अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस है तो पहले अपना पूरा समय, पैसा, सब कुछ देना पड़ता है। अगर कोई सोचे कि आज बिजनेस शुरू किया, कल 2 साल के बाद में करोड़पति बन जाऊँ, पूरे दिमाग से ख्याल निकाल दे, क्योंकि आपको मार्केट में अपनी क्वांटिटी, क्वालिटी और गुडविल को सब मेंटेन करके चलना चाहिए। ये बेसिक आधार होता है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए बनता है इसमें कि एवरेज कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, इस प्रकार से हम डायग्राम बनाते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरा ये होता है आपका लॉन्ग टर्म का, हमने बात किया लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जो डायग्राम है ऐसे, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी ने 5 साल 6-7 साल बिजनेस करना है, उसको लगेगा ज़्यादा नहीं, बस इतने दिन बिजनेस करना, कुछ पैसे कमा के मार्केट छोड़ के फिर दूसरा कुछ करेंगे। अब इनमें क्या होता, शॉर्ट टर्म में आपकी प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, एक स्टेज ऐसा आएगा, जैसे मान लीजिए 1 साल 2 साल अच्छा चला, तीसरे साल प्रोडक्शन एक बराबर हो जाएगी, एक अगले धीरे धीरे फिर डाउन हो जाता है। आप सोचिए कैसा, क्योंकि आप जैसा जैसा मार्केट करोगे, जैसा मार्केट अपनी पहचान बनाओगे, तो वैसे वैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है। इसीलिए बोला जाता है अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो विज्ञापन भी करना है, विज्ञापन के साथ साथ अपनी कॉस्ट, अपनी लागत को मेंटेन भी रखना है। ऐसा भी नहीं है कि पता चला आप लागत ज़्यादा बढ़ा रहे, विज्ञापन नहीं कर रहे हो तो भी दिक्कत है। विज्ञापन भी करो, एडवर्टीजमेंट करो, विज्ञापन भी करो, कॉस्ट भी बढ़ाओ और लोगों को अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी भी दो। अगर आप कोई कोचिंग संस्था खोलते हो तो आप सबसे बेस्ट, आजकल देखिए कोई स्टूडेंट होगा, कभी हम भी स्टूडेंट, आज भी स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हो गया, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, अभी मैं सीखता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, हमेशा एक स्टूडेंट ही ठीक है, मुझे लगता है मैं स्टूडेंट ही हूँ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो व्यक्ति हर दिन सीखेगा तभी नया चीज़ तो कुछ दे पाएगा, और जो सीखना बंद कर देगा क्या वो दे पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता। शुरुआत में बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर धीरे धीरे इनको लगता है कि मार्केट चल गया अब छोड़ो। तो इनका स्टेज 3 तरीके से बांट दिया। इसको फर्स्ट स्टेज इसका इंक्रीज होता है, सेकेंड में कॉन्सेंट होता है, थर्ड में डिक्रीज हो जाता है। ये आपका शॉर्ट टर्म की बात करता है प्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं जो मार्केट होता है, मार्केट में बाजार, तो बाजार में बेसिक जो होता है आपका 3 भागों में बांटा गया है। एक होता परफेक्ट कंपटीशन, एक होता मोनोपोली, एक होता ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहां पर सबसे ज्यादा विक्रेता हो। जैसे मान लीजिए कपड़े की दुकान में जाओ, पता चला एक बगल में भी कोई कपड़े की दुकान है, उसके बगल में दूसरा है, उसके बाद तीसरा है, वहां पर बहुत से ज्यादा लोग कपड़े की बेचने वाले ज्यादातर दुकान है। तो आपके लिए आसान होता है बार्गेनिंग करने का, क्योंकि वहां पर बेचने वालों में कंपटीशन है। अब वहीं पर पता चला सिर्फ 3 लोग बेचने वाले हो, तो वहां धीरे धीरे क्या होता है, उनका मोनोपोली हो जाता है। एक होता पता चला एक ही व्यक्ति है और आसपास कोई ना हो, तो क्या होगा, ओलिगोपोली होगा। इस तरीके से क्या होता है जहां लार्ज रूप में सेलर होंगे तो वहां परफेक्ट कंपटीशन होगा, तो वहां पर होता है बायर को ज्यादातर प्रॉफिट होता है। लेकिन जब जैसे जैसे विक्रेता कम होते जाते हैं वैसे वैसे बायर का क्या होता है, लॉस होना शुरू, क्योंकि वो बार्गेनिंग नहीं कर पाता। अगर कोई एक ही व्यक्ति है, जैसे अपने आपके आसपास मोहल्ले या आपके शहर, आपके कस्बे में पता चला कोई एक ही डॉक्टर है जो किडनी का इलाज करता है, अब आसपास कोई डॉक्टर ना हो तो मन अपने मुंह मांगा पैसा बोलेगा, भाई 3 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, 20 लाख रुपया दो, आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो आप डेड हो जाओगे। तो वो क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से उसका मोनोपोली हो गया। अब वही बगल में 2-4 डॉक्टर और होते तो वहाँ कंपटीशन हो जाता। वो बोलता है कोई बात नहीं, वो 3 लाख मांग, मैं 2.5 लाख में ऑपरेशन कर दूंगा, कोई बोलता छोड़ो 2.5 लाख 2 लाख कर दूंगा। तो आपके लिए क्या हो गया, फायदा हो जाता है। ये जो फायदा होता है उसको बोला गया सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस। उसकी डायग्राम बनाता है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ दोस्तों मार्केट का। तो उसका 3 तरीके से उसका डायग्राम बनाया जाता है, कंपटीशन का भी। तो डायग्राम को बेसिक समझना बहुत जरूरी, ऐसे होता है। तो यहाँ पर ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए ये आपका कोई प्राइस है, क्वांटिटी है या प्रॉफिट, ऐसे इस तरीके से उसको दिखाया जाता है।
अगर मान लीजिए एवरेज कॉस्ट यहाँ काटता है और मार्जिनल भी कॉस्ट यहाँ काटता है, तो लागत इतनी है और सीलिंग आपने इतना कर दिया। किसी वस्तु की लागत कितना है, इतना है, अब बेचा कितना में, मान लीजिए लागत 100 रुपये थी, आपने बेचा उसको कितने में, 110 में। तो 110 माइनस 100 करोगे कितना है, 110 माइनस 100, तो आपका कितना हो गया, 10% जो भी है आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट कंडीशन को दर्शाता है। एक इसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इस तरीके से अब क्या होता है, जहां पर लागत आपकी कम है और बिक्री ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। यहां पर इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। ठीक है। एक होता है नॉर्मल लॉस या नॉर्मल, उसको बोलते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, जितनी लागत थी उतने में ही बेच दिया, इसको बोलते हैं जीरो प्रॉफिट। भाई जितने की आपने बनाया उतने बेच दिया। तीसरा होता है, यहीं पर पता चला आपकी लागत इतनी लगी थी, अब आपने बेचा कितने में, इतने बेच रहे हैं। पता लागत कितनी है, आपकी लागत 110 रुपया है, अब बेच कितने में, 100 रुपये, तो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये जो कंडीशन बोला जाता है एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट, मतलब आप लागत यहां तक थी और सेलिंग आपने कितना कर दिया, ये सेलिंग आपने इस पे की है। तो यहाँ पर जो आपका गैप दिखता है इसको बोलते हैं सुपर लॉस। तो 3 तरीके से इसका डायग्राम बनता है। ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या होता है, सुपर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट, इस तरीके से आप निकालते हैं। तो बेसिक हमने एक समरी तरीके से बात किया इकोनॉमिक्स में जो कॉन्सेप्ट। एक कभी काल से पूछता है कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत क्या है, जैसे मान लीजिए पेन है, ये पेन अगर मान लीजिए मैंने खरीदने गया मार्केट में, तो पूछूंगा भैया कितने इसके प्राइस है। अब उसने अगर बोल दिया कि भाई इस पेन का दाम 15 रुपया है, उसने बोला कितना, 15 रुपया, और मैं सोच के गया था कि ये पेन होगा 18 रुपये का। मैं सोचा 18 रुपया, उसने बोला 15, तो 3 रुपये एक प्रकार से मेरा क्या हुआ, बचत हुआ। तो इसको कंज्यूमर कभी कल हम एस्टिमेटेड होकर ज़्यादा सोच के चलते मार्केट में। हो सकता है कि कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, जैसे आपने कोई पैंट शर्ट का कपड़ा लिया, आपने सोचा कि 5000 में मेरा कपड़ा पैंट शर्ट आ जाएगा, लेकिन आपको पता चला वो 3500 में हो गया, तो 1500 रुपया आपका बच गया कि नहीं बच गया। उसी को बोलते हैं जो कुछ हम देते हैं वास्तव में जो हमें देना पड़ता है, उन दोनों का अंतर ही कंज्यूमर की सरप्लस कहलाते हैं या उपभोक्ता की बचत कहलाती है। तो उसकी भी एक बार ऐसे डायग्राम बनता है दोस्तों, ऐसे रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु थी, मैंने प्राइस सोचा, ऐसे बनता है, 1 मिनट, ऐसे, ठीक है। अब बनाते हैं। अब मान लीजिए मुझे कोई वस्तु थी, अब मैंने सोचा उसकी प्राइस, यहां पर उसकी प्राइस थी कितना, उसकी प्राइस थी मान लीजिए यहां पर लिख दिया 100 रुपया, एक एग्जाम्पल लिखते 100 रुपया। मैंने सोचा उसकी रियल प्राइस 100 रुपया थे और मैंने सोचा था उसकी प्राइस होगा 110 रुपया, लेकिन पता चला मुझे 100 रुपया पे करना पड़ा। मैंने सोच लिया था 110 होगा, लेकिन रियल मुझे कितना पे करना पड़ा, 100 रुपया। तो जो आपका 10 रुपया बचता है क्या बोलते हैं, कंज्यूमर की उपभोक्ता की बचत। तो इस प्रकार से डायग्राम बना के आप बेसिक चीजें समझ सकते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर की ये सरप्लस है, उपभोक्ता की बचत। कभी काल यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, यूजीसी नेट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आजकल। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, हम बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्या हो रहा है, जो आप जैसे आप व्यापार कर रहे हो, तो व्यापार करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। वो पैसा कहीं से भी हो सकता है, या आपके पिताजी, आपके दादाजी, या पुश्तैनी कोई जमीन का टुकड़ा हो, या आपके पिताजी कुछ पैसे कमा के रखे, वहां से पैसे आप प्राप्त कर सकते हो, या तो किसी से उधार लेके पैसा इकट्ठा कर सकते हो। उसी को बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो आप पैसा चाहे बारोइंग करके चाहे घर से पैसा लगाते हो, ये होता है आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब जब आप पैसा लगाते हो तो उस पैसे को फिर क्या करते हो, बिजनेस में उसकी स्ट्रक्चर बनाते हो, अलग ढांचा बनाते हो कि अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म करना है तो कितना क्या हमें ध्यान में रखना है, शॉर्ट टर्म में करना है बिजनेस तो क्या ध्यान में रखना है,
कि अगर लॉन्ग टर्म करना है तो क्या लोगों को उधार लेना चाहिए, या शॉर्ट टर्म करना बिजनेस तो क्या घर की पूंजी पैसा लगाना चाहिए। तो ये कौन सा अध्ययन टाइप जो बेसिक है आपका अध्ययन करता है, इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दो तरीके से बेसिक आधार बनाता है, जिसमें एक होता है आपका NI, एक होता है NOI। NI अप्रोच और NOI अप्रोच, इसको बोलते हैं नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। NI कहता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म बिजनेस करना है तो कोई बात नहीं, अपने घर की पूंजी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, शॉर्ट टर्म करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आप क्या करो, उधार ले लो पैसा। लेकिन अब जब उधार लोगे तो आप उसको बोलेंगे डेब्ट। उसकी डायग्राम बनाई जाती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, अगर मान लीजिए आपका ऋण लेना है, तो ये जो डेब्ट है क्या करो, अपनी इक्विटी कम करो, इक्विटी को क्या कर दो, कम कर दो, लेकिन डेब्ट को बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी कम करो, घर की पैसा कम लगाओ, अब बाहर से पैसा सबसे ज्यादा, डेब्ट को सबसे ज्यादा बढ़ाओ। इससे क्या फायदा होगा कि बाहर के जो पैसा उधार लोगे 10 साल 20 साल का, आप जैसे जैसे बिजनेस आपका रनिंग करेगा, जैसे जैसे प्रॉफिट होगा, उसी में से आप क्या करेंगे सॉरी दोस्तों, कट ऑफ कर करके थोड़ा पैसा बचा बचा करके आप ऋण चुकाते रहिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए कंडीशन बताती है कैसे बिजनेस करना चाहिए। अब पता चला कोई शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन लेता है, तो शॉर्ट टर्म के बोलेंगे भैया आप अपनी इक्विटी बढ़ाओ मगर डेब्ट बहुत कम करो, अपने ऋण बहुत कम करो, इक्विटी बढ़ा लो। बोले क्यों, इक्विटी क्यों बढ़ाए, अब भाई घर की पूंजी लगाना है तो अपने घर के सब पैसे लगाओ। उधार लेके बिजनेस करोगे, जब शॉर्ट टर्म करोगे, आपका बिजनेस मार्केट अच्छा सर्कुलेट नहीं हो पाया, नहीं चल पाया, तो कल अगले दिन कोई चिट्ठा लेके पहुंचेगा, भाई आपने मुझसे इतना उधार लिए हो, आप इतना उधार लिए हो, तो आपका बिजनेस एक मार्केट में चल नहीं पाएगा। उधार ले बिजनेस भी किए, इसलिए घर की पूंजी लगाओगे तो कोई बात नहीं, घर का ही पैसा डूब गया, कोई दिक्कत नहीं। बाहर के लेकर के पैसे डूबोगे तो आपका द्वार बार बार क्या होगा, लोग रनिंग करेंगे, भैया पैसा दो पैसा दो। ये आपका अप्रोच बोला है। अगर आपको बिजनेस करना है तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, अगर लॉन्ग टर्म करना है तो NOI अप्रोच, शॉर्ट टर्म करना है तो नेट इनकम अप्रोच। ये अलग अलग तरीके से बांटा। अगला टॉपिक पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या कहता है, जैसे आपके पास बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, तो ये जो आपकी बेसिक लॉन्ग टर्म का बजट बनाते हैं। जैसे आपके पास अच्छी बिल्डिंग है, आपके पास अच्छा प्लांट है, आपके पास अच्छी मशीन है, तो आप सोचोगे अगर इसकी डेप्रिसिएशन घटाने के बाद इस बिल्डिंग का, इस मशीन का अभी भी 20 साल 10 साल चल सकती है, तो उसका मेंटेन रखना चाहिए। अगर लगता है इसका ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं लेकिन ये ज़्यादातर समय नहीं चल सकती है, इस पर क्यों पैसा लगाए। तो ये उसकी बजट की बात करती है। बजट मतलब क्या होता है, आप एक बेसिक बजट बनाते हैं। जैसे आपने किसी बच्चे को पढ़ाना है, कि मान लीजिए आपका कोई बेटा है या बेटी, उसको शहर आप भेजते हो, तो एक बजट बनाते हो, क्या मेरे बेटे में काबिलियत है, अगर इस पर मैं 5 लाख रुपया लगाऊं, क्या ये पढ़ाई करके कुछ बन सकता है कि नहीं। तो आजकल ये मत सोचिए कि लोग बच्चों के लिए, करियर के लिए पैसा इसीलिए लगाते हैं कि कल आप बन के फिर घर परिवार देखो, बेहतर समाज बनाओ, बेहतर देश के लिए कुछ करो। यही आपका जैसे बजट है, जैसे एक व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए सोचता है, घर के लिए सोचता है, ठीक उसी प्रकार से एक व्यवसायी आदमी अपने बिल्डिंग, प्लांट, मशीन के बारे में सोचता है, मुझे किस पे पैसा लगाना चाहिए, जो सबसे ज्यादा आउटपुट देगा उसी पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करो, जो कम आउटपुट देगा उसे पैसे कम लगाओ। ये बेसिक बात करता है। अगला होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जिसमें बोलते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब अगर मान लीजिए मार्केट में आपके पास, जैसे आपकी जेब में 100 रुपया था, तो आपने मार्केट में कुछ पैसा लगा दिया बिजनेस में, 80 रुपया आपका जो पैसा मार्केट में चला उसी बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। आपका वर्किंग कितना कर रहा है, 80 रुपया। आपके पास टोटल 100 रुपया था, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया था। एक बात करते हैं, 100 मतलब चलो 100 करोड़ रख लो, 1000 करोड़ रख लो, कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल लिया, आपके पास कितना एसेट है, 100 रुपया। करंट एसेट्स कितना है, 100 रुपया। लेकिन मार्केट जो आपने पैसा लगाया करंट लायबिलिटी रूप में, कितना लग गया, करंट लायबिलिटी कितना लगाया आपने, 80 रुपया। तो 100 माइनस 80, तो आपके पास कितना बचा है, 20। बाकी 80 रुपया क्या हो रहा है, तो लायबिलिटी के रूप में अपना मार्केट पैसा लगा रखे।
अब वो जो मार्केट पैसा चल रहा है उसी बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कर रहा है, वो पैसा आपका मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, चाहे किसी भी फील्ड में आप चाहे ट्रेवलिंग फील्ड में लगा रखे हो, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखे हो, कोई बिल्डिंग बनाने में पैसा लगाए हो, या कोई मशीन बना रहे हो उससे पैसा लगा, एजुकेशन फील्ड में पैसा आपने बिजनेस लगाया, तो आपका क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक अलग चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, रेशियो एनालिसिस में अलग अलग तरीके से उसकी कॉस्ट भी निकाली जाती है। क्विक रेशियो का रेशियो होता है, करंट रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड एसेट की क्या रेशियो होती है, फिक्स्ड लायबिलिटी क्या रेशियो होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है, इस सारा टॉपिक भी आप आगे इसमें पढ़े होंगे। अगला बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स कहता है किसी वस्तु में बनाने में उसमें कितनी पूंजी लगती है, जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अगर आपने कोई घर, मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उस बिल्डिंग को बनाने में कितना आपका डायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है, कितना इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है, कितना मटेरियल लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है, कितना ओवरहेड खर्चा आ रहा है, उसकी जो बारीकी तरीके से हम एक रेशियो एनालिसिस चैप्टर में अगला एक टॉपिक पढ़ते हैं, सॉरी दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। वहां पर इस टॉपिक को सबसे ज्यादा बताया जाता है कि एक्चुअल कॉस्ट कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होना चाहिए, मटेरियल का क्या रेशियो होना चाहिए, लेबर का किस तरीके का रेशियो होना चाहिए, जो हम एक लागत की, जो हमारी कॉस्ट है उसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, उसे बोलते हैं कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई कोई व्यवसाय करेंगे, पैसा लगाएंगे, तो उसकी हमें लागत की क्या करना, अध्ययन करना है। ये बेसिक आपको होता है बिजनेस फाइनेंस के बारे में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस में। इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस में एक होता मॉनेटरी सिस्टम, एक होता स्टॉक, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ स्टॉक मार्केट। एक प्रकार से शेयर मार्केट की बात करता है, और ये जो आपको होता है मॉनेटरी सिस्टम की बात करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में क्या, जिसमें आपका IMF होता है, ये पूरा इसमें इसका योगदान होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये क्या करता है, एक प्रकार से SDR ये बनाया है करेंसी, जैसे है करेंसी की तरीके से आप पैसा लाओ, जैसे डॉलर लाओ, रुपया ले जाओ, दिरहम लाओ, रुपया ले जाओ, आप पाउंड लाओ, डॉलर ले जाओ, ये इसी प्रकार से काम, इसका काम है पैसे का एक्सचेंज करना, जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब SDR जब आप बनाते हैं तो इसमें हम 5 कंट्री को जोड़ रखे हैं, अमेरिका, कनाडा, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे 5 कंट्री के इसमें उनको जोड़ा है। अब उस जोड़ने के लिए, सदस्यता पाने के लिए बेसिक कुछ शर्तें पूरा करना होता है। पहली चीज, उस देश की एजुकेशन अच्छी हो, उस देश की GDP बहुत अच्छी हो, उस देश की मिलिट्री जो आपका डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छी हो, उस देश की बाउंड्री सुरक्षा बहुत अच्छी हो, तो ये सारी चीजें ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो जिसकी अच्छी बेहतर 5 कंडीशन पूरा करेगा उसकी सदस्यता ही पाता है। ठीक है, इसमें 5 ऐसे कंट्री है जिनको जोड़ा गया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, कनाडा और रूस, सॉरी अमेरिका। तो ऐसे 5 कंट्री को, नहीं एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक, आपका यूएसए हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, आपका ब्रिटेन, UK बोलते हैं उसको, UK, 1 2 3 4 5, ऑस्ट्रेलिया लेके 5 हो गया। तो 5 कंट्री को उनकी सदस्यता मिली, किसी को 10% उसकी करेंसी वैल्यू रखा, किसी का 8% है, किसी का 24 है, किसी का 32 है, और किसी का 8 है। अलग अलग तरीके से उसमें डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। इनका काम क्या है, अगर आपको पैसा चाहिए तो आप क्या करिए, तो मान लीजिए आपके पास पैसा, तो आप क्या करोगे, जैसे आपको डॉलर चाहिए, तो डॉलर क्या होगा, इस SDR का जो एक फंड वहां से माइनस हो जाएगा और आपके अकाउंट में प्लस हो जाएगा। जिस दिन आप पेमेंट करोगे, आप इसमें जो SDR है उसको प्लस कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट से माइनस कर दिया जाएगा। इसका काम है क्या है, पैसे का एक्सचेंज करना। लेकिन ये जो SDR है एक प्रकार के करेंसी बनाया गया है, एक नाम दिए दिया, जैसे आप क्रिप्टो करेंसी है, ठीक उसी का रूप है, डिजिटल करेंसी की तरह। अगला बात इसमें करते हैं स्टॉक मार्केट ऑफ एक्सचेंज। इसमें हम पढ़ते हैं ADR क्या है, GDR क्या है, IDR क्या है। यहां पर उसको बता देते हैं दोस्तों, ADR, GDR और IDR, ये बेसिक चीज क्या है एक ही समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप इंटरनेशनल कोई मार्केट व्यवसाय कर रहे हैं, कंपनी आप हमारी डोमेस्टिक रूप में इंडिया में, इंटरनेशनल अमेरिका में है। अब शेयर मार्केट जब आप सॉरी, अब मान लीजिए अमेरिका की कंपनी मान लीजिए इंडिया में आकर के अपना पैसा डिपॉजिट करती है,
तो बोला जाएगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। अब मान लीजिए इंडिया की कंपनी अमेरिका में जाकर के डिपॉजिट करती है, शेयर मार्केट पैसा लगाती है, तो उसको बोलेंगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। अब पता चला यहीं पर इंडिया, जापान, चाइना, ब्रिटेन सब मिल करके जब आप स्टॉक मार्केट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, तो उसको बोला जाए जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो दोस्तों मैंने ये पूरा बेसिक बात किया, यही आपका बेसिक चैप्टर है। एक बार जाकर के आप किताब पढ़िएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ज़्यादातर एनआई, एनओआई जितना मैंने टर्म जो लिखा है ये पूरा सिलेबस में दिया है। किताब उठाइएगा, क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करिए, तो बार बार इसको आप प्रैक्टिस करिए बस। ठीक है, तो आज इतना ही है। फिर कल दूसरा वीडियो मिलेगा, आपका पेपर 1 के बारे में रहेगा, फिर पेपर 2 के बारे में। ऐसे छोटा छोटा वीडियो मिलता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।